नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि सभा की बड़ी बैठक का आज तीसरा दिन है। अब तक बैठक में कोरोना महामारी के चलते संघ की शाखाओं और बैठकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सहमति दे दी है। प्रतिनिधि सभा अगले कुछ दिन में यह तय करेगी कि कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन और बदली हुई परिस्थितियों के दौरान संघ की गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मार्च 2020 में प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा के निरस्त होने के बाद पहले नागपुर और फिर भोपाल की बैठक एक बार फिर टल चुकी है, जबकि अब की बार बैठक में चीन के मुद्दे पर भी संघ मुखर है। मोहन भागवत ने संघ पदाधिकारियों और अनुषंगिक संगठनों को चीन के खिलाफ स्वदेशी अभियान चलाने के लिए कहा है। बैठक में तय हुआ है कि संघ राम मंदिर निर्माण को लेकर जश्न के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर पूरे देश में यह अभियान चलाए। कि देश दुनिया के सामने जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, उसमें संघ निश्चित रूप से विचार करेगा। अपनी खुद की कार्य की जो स्थिति है, उसमें शाखाएं जो लगती थीं उनमें उनका प्लेटफॉर्म बदला है। भौतिक रूप से जो शाखाएं लगती थीं वो ई शाखा में कन्वर्ट हुई। साप्ताहिक मिलन है, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर जाके करा। तो दुनिया के सामने जो चुनौतियाँ हैं उस सब पर चर्चा होगी। और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही कोरोना संक्रमण का खात्मा भी होने लगेगा। ग्वालियर पहुंचे रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जैसे जैसे भगवान राम का राक्षस के वध के लिए अवतार हुआ था, वैसे ही इस आपदा का खात्मा राम मंदिर निर्माण से होगा। शर्मा ने कहा कि 5 अगस्त से शुरू हो रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर दुनिया भर में उत्साह है। राम मंदिर के निर्माण में जब शुरू होगा तो भगवान कृपा करेगा हम सब पर। भगवान से हम सब प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर कि कोविड जैसी महामारी खत्म हो। और भगवान पे भरोसा नहीं होता तो क्या मुझ पे, आप पे भरोसा? आज कोविड तो चला ही जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भाई राम मंदिर का निर्माण तो शुरू होने दीजिए। ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी अशुभ घड़ी में शिलान्यास कर दिया गया था। हमने शुभ घड़ी में खुद चाहा कि गर्भगृह के आग्नेय कोण में शिलान्यास हो, जिसके चलते हम शिलाओं को लेकर जा रहे थे तो हमें गिरफ्तार कर उस कार्य को रोक दिया गया था। नया ट्रस्ट कह रहा था कि पुराने शिलान्यास के आधार पर ही काम किया जाएगा, पर अब फिर शिलान्यास की बात हो रही है। जब इसकी तिथि पर विद्वानों ने आपत्ति उठाई तो कहा गया कि पहले से चुपचाप शुभ मुहूर्त में शिलान्यास कर लिया गया है। स्वरूपानंद ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर देश के प्रधानमंत्री को यह क्यों नहीं बताया गया कि पहले शिलान्यास हो चुका है और अब उन्हें केवल औपचारिकता करने के लिए बुलाया गया है। मोदी को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है कि पहले शिलान्यास हो चुका है, केवल औपचारिक रूप से बुलाए जा रहे हैं। तो ये जनता को बिना बताए किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% की ज्यादा मंत्री बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में 24 विधायकों के इस्तीफों और 2 विधायकों के निधन के बाद सदस्यों की संख्या 204 रह गई है और इस लिहाज से मंत्रियों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन शिवराज कैबिनेट में 34 मंत्री बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट से मांग रखी गई है कि वो ये साफ करे कि कैबिनेट में मंत्री विधानसभा के सक्रिय सदस्यों की 15% संख्या के हिसाब से बनाए जाए या विधानसभा की कुल स्वीकृत संख्या के हिसाब से। इधर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने बीजेपी पर अलोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त फैसला लेगा और बीजेपी सरकार को अपने 3 से 4 मंत्री कम करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नर्मदा प्रजापति जी की तरफ से एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ये मुद्दा था कि जो कैबिनेट की जो संख्या होती है 15% किस नंबर की होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कॉल हुआ, उन्होंने कहा कि हम इस पे नोटिस इशू कर रहे हैं और हम जवाब मांग रहे हैं। सदस्य संख्या जिस समय मंत्रिमंडल
बनाया 206 थी और इन्होंने 230 के हिसाब से मंत्रिमंडल में संख्या ले ली। तो ये पूरा संविधान की खिलाफत है। और मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों को जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शराब ठेकों की बिडिंग की राशि घटाने या नए सिरे से ठेके करवाने की शराब ठेकेदारों की मांग को ठुकरा दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश में इस साल फिर से शराब के ठेके नहीं होंगे। अब ठेका लेने वालों को शराब कारोबारियों को ही लाइसेंस की शर्तों पर ठेका का संचालन करना होगा और अगर ठेकेदार शराब दुकानें नहीं खोलते हैं तो सरकार उनकी अमानत राशि जब्त भी कर सकती है। हाईकोर्ट ने यह फैसला उन 37 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है जिसमें शराब ठेकेदारों ने कोरोना लॉकडाउन में हुए घाटे की भरपाई की मांग की थी और राज्य सरकार की आबकारी नीति में हुए संशोधन को भी चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आबकारी नीति में किए गए संशोधन को सही माना जिसमें ठेका शर्तों के खिलाफ दुकानें सरेंडर करने वाले शराब ठेकेदारों को सरकार ब्लैकलिस्ट कर सकती है और किसी दूसरे जिले की टेंडर प्रक्रिया में उनके शामिल होने पर भी रोक लगा सकती है। जिस पीरियड के लिए लॉकडाउन था उस पीरियड के लिए कोई लाइसेंस फीस उस पीरियड के लिए सरकार ने छूट दी हुई है और आगे भी 2021 में 2 महीने इस ठेके की अवधि को बढ़ाने के लिए भी ठेकेदारों को ऑप्शन दिया है। अतः इन सभी याचिकाओं का आज कोर्ट ने निराकरण कर दिया। और इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से जहां फर्जी डॉक्टर्स पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। फर्जी डॉक्टर्स मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है तो 6 दिन में रिपोर्ट के साथ जवाब पेश करने का आदेश भी दिया है तो 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए ईवीएम के बजाय मतपत्र से ये चुनाव कराने का सुझाव दिया है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मतपत्र से चुनाव कराने का सुझाव भेजा है। पत्र में कोरोना का हवाला देते हुए कहा है कि अगर चुनाव ईवीएम से होता है तो मतदाताओं को बटन दबाकर मतदान करना होगा। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहेगा। ऐसी स्थिति में उपचुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों से कराए जाएं। कमलनाथ के सुझाव पर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मतपत्रों से तो संक्रमण का और भी ज्यादा खतरा है। कोरोना महामारी फैली हुई है और जब कोई वोट देने जाएगा किसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो पीछे की जितनी लाइन है वो सब कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि संक्रमण बहुत बुरी तरह से फैल जाएगा और बैलेट से ही कराना चाहिए जिससे संक्रमण न फैले कोरोना। मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि यदि हमारी ईवीएम से वोटिंग होती है या बैलेट से होती है तो इसमें कोरोना कहाँ बीच में आ जाता है। मतपत्र में तो और भी ज़्यादा। और मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद अब प्रदेश बीजेपी की नई टीम में भी सिंधिया समर्थकों का दबदबा नजर आ सकता है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद उनके साथ कांग्रेस के 22 विधायक, कई पूर्व विधायक और संगठन पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में जब बीजेपी संगठन का विस्तार होना है तो सिंधिया चाहेंगे कि उनके समर्थकों को उसमें भी प्रमुखता से जगह मिले। हालांकि बीजेपी किसी व्यक्ति विशेष के समर्थकों का दबदबा होने की बात से इनकार कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सत्ता और संगठन में हमेशा तालमेल रहता है। ग्वालियर चंबल संभाग को जगह मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इधर कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से सिंधिया ने जिद करके अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई है उसी तरह संगठन में भी वो अपने लोगों को जगह दिलाने में कामयाब रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल हैं। जो टीम बनेगी भाजपा की टीम बनेगी उसमें सभी लोगों को क्षेत्र वाइज बाकी कम्युनिटी वाइज भी सारा चीज़ पर दिया जाता है। जिस तरह की हमेशा परंपरा रही है टीम का चयन करते समय सब बातों का ध्यान रखा जाता है। बीडी शर्मा जी कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। सर्वप्रथम वो प्राथमिकता देंगे तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे, ना कि जो गद्दार हैं उनको देंगे, जो बिके हुए हैं उनको देंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सरकार के बजट का अनुमोदन कर राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाने को मंजूरी मिली है। वहीं 2 दिवंगत थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी और यशवंत पाल के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। इन दोनों ही पुलिस कर्मियों का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। कैबिनेट ने उद्यानिकी फसलों का बीमा 3 साल के लिए करने का प्रस्ताव जिसे मंजूरी दी गई है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के अंदर बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहली बार गांव का किसान अपने घर का मालिक बनेगा जहां वो रहेगा, और पूरी आबादी का सर्वेक्षण भू अभिलेख निर्माण के द्वारा आज प्रारंभ किया गया है। हर गांव वाले को उसके मकान का सर्वे का कागज और उसका मकान मालिक मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, कैबिनेट की बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण फैसले हैं। महत्वपूर्ण फैसलों के साथ साथ एक बड़ी बात ये कि जो 2 पुलिसकर्मी थे जिनका निधन हुआ था, उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार को देने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मंत्रियों को विभागीय समीक्षा के लिए ताकीद मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा जो कैबिनेट के बड़े फैसले थे उसमें अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के कारण 2 इंस्पेक्टर की जो मौत हुई थी उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट को अनुमोदन इस पूरी कैबिनेट के दौरान किया गया है। इसके अलावा फसल बीमा पर जो 3 साल का प्रावधान उद्यान की फसलों पर करना था उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने मकान पर लोन ले सकेंगे, इस बारे में मंजूरी जो है कैबिनेट के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हाल ही में जो प्रवासी आयोग बना गया था उसको भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ स्टेट वेंडर योजना जो सरकार ने लागू की है, जिसमें 10,000 रुपए ठेले और गुमटी लगाने वालों को सरकार की ओर से बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा, उस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दी है। काफी अहम बैठक थी जिसमें मंत्रियों को नसीहत भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दी गई। विजय, ठीक, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो कैबिनेट में पुराने भोपाल के साथ नए भोपाल के चुनिंदा इलाकों में आज टोटल लॉकडाउन रहा। पुलिस ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया, रास्तों को बैरिकेड करके सील कर दिया गया, दुकानें पूरी तरह से बंद रही। इन इलाकों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी यहां आने जाने की परमिशन नहीं दी गई। पुराने भोपाल में खासतौर पर कोतवाली, मंगलवारा, हनुमानगंज, जुमेराती, लखेरापुरा इलाके में पुलिस की सख्ती देखने को मिली। बैरसिया तहसील में भी अधिकांश इलाकों में लॉकडाउन रहा। हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हम लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं और जो उनके निर्देशन में जो निर्देश दिए गए हैं उसका हम सख्ती से पालन करा रहे हैं, जिससे संक्रामक ज़्यादा ना फैले। पब्लिक को समझा भी रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ज़्यादातर घर में रहें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।